बीए पार्ट 3 की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम बात करेंगे नारी विमर्श अथवा स्त्री विमर्श। पिछले लगभग 2 दशक से हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा जिस विषय पे चर्चा हुई है वो विषय है स्त्री विमर्श। अर्थात स्त्रियों की समाज में, राजनीति में, साहित्य में या विभिन्न क्षेत्रों में क्या दशा और दिशा है, और विशेष रूप से आज़ादी के पश्चात हमने उनकी दशा में सुधार के क्या प्रयास किए हैं, क्या समाज ने वाकई स्त्रियों के उत्थान और उन्नति के लिए कुछ किया है या नहीं किया, इस विषय पे चर्चा आज हम करेंगे। स्वतंत्र हुए आधी सदी से ज़्यादा गुजर गई, लेकिन स्त्री दलन के प्रति हमारे उन्नतशील समाज का रवैया आदिकालीन ही है। अर्थात हम आज भी परंपराओं में बंधे हुए हैं। आदिकाल या मध्यकाल में स्त्री का जीवन जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में बंधा हुआ था, उसी प्रकार का लगभग वैसा का वैसा ही आज है। ऐसी बात नहीं है, कुछ परिवर्तन जरूर आए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आए या अपेक्षित नहीं आए। विवश होकर नारी ने अपने अस्तित्व को मानवीय रूप में अनुभव करने और करवाने के लिए आंदोलन किया। आज की स्त्री को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और ये समस्या केवल भारत की नहीं है, पूरे विश्व की ये समस्या है। नारी ने समाज में अपने अस्तित्व का भान या एहसास कराने के लिए आंदोलन किया और कहा कि मैं भी मनुष्य हूँ और अन्य मनुष्यों की भांति समाज में सम्मानपूर्वक रहने के अधिकारी हूँ। ये कहना पड़ा उसको, और उसका परिणाम ये हुआ कि एक आंदोलन खड़ा हुआ, और आज की नारी सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक, उपभोक्तावादी और बाजारवादी संस्कृति से बहुमुखी त्रास का ग्रास बनने को मजबूर है। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था भी, पारिवारिक ढांचे भी वैसे के वैसे हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण भी वैसे हैं, धार्मिक सिस्टम या रीति रिवाज, नैतिकता की जो बातें की जाती हैं, और उसके बाद ये भौतिकतावाद और उपभोक्तावादी संस्कृति जो है, इसमें नारी बाजार की एक विज्ञापन की वाली वस्तु बन करके रह गई है, और आज भी वह विवश है। इसका महत्व हम चर्चा करने से पहले ढूंढेंगे कि कारण क्या रहे हैं। अशिक्षा और आर्थिक अभाव ने उसे और कमज़ोर बना रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नारी का शिक्षित न होना, और समाज का एक बहुत बड़ा तबका आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और जो तबका आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उस समाज के तबके की महिलाएं और भी ज़्यादा दुखी हैं। प्राचीनता और नवीनता के बीच उसका स्त्री से भी इतना ही विरोध है जितना पुरुष से। यहाँ एक बड़ी समस्या और भी है, स्त्री केवल पुरुष से नहीं लड़ रही है, स्त्री खुद स्त्री से भी लड़ रही है। अर्थात परंपरावादी स्त्रियों और आधुनिक स्त्रियों के बीच भी एक द्वंद्व रेखा है। उन दोनों का परस्पर उतना ही अंतर विरोध है। पुरुष, शहरी और ग्रामीण स्त्रियां विविध प्रतिकूलताओं के बीच जीवन यापन कर रही हैं। एक और भेद सामने आता है, शहरी स्त्रियां अलग, ग्रामीण स्त्रियां अलग। और मज़ेदार बात यह है कि शहरी स्त्रियां ग्रामीण स्त्रियों से घृणा करती हैं, और ग्रामीण स्त्रियां शहरी स्त्रियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखती हैं। ये भी एक स्त्री की दुर्दशा की स्थिति है। स्त्री की स्थिति अधीनस्था की है। ये तथ्यगत विश्लेषण है कि नारीत्व का मिथक आखिर है क्या। अब प्रश्न ये उठता है कि नारीत्व या स्त्रीत्व या स्त्री विमर्श या नारी विमर्श है क्या, और कौन सी स्त्री के ऊपर विमर्श किया जाना चाहिए, किस स्त्री की बात की जाए। समस्या तो तब पैदा होती है जब स्त्री स्वयं ही स्त्री को प्रताड़ित करने के लिए तैयार है, तत्पर है। क्यों स्त्री को धर्म, समाज, रूढ़ियाँ और साहित्य शाश्वत नारीत्व के मिथक के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं। एक बड़ा झूठ गढ़ लिया गया, या हो सकता है कि हमारे कुछ तथाकथित धार्मिक या पौराणिक ग्रंथों में इस प्रकार का एक मिथक तैयार कर लिया गया कि स्त्री हमेशा दोयम दर्जे की होती है। विश्व की प्रत्येक संस्कृति में पाया जाता है कि या तो स्त्री को देवी के रूप में रखा गया या गुलाम की स्थिति में। उसको मानवीय
स्वरूप कभी धारण नहीं करने दिया। या तो देवता या देवी बना करके उसकी पूजा की गई और वह एक पत्थर की मूर्ति की भांति दिखाई दी, या फिर उसका जीवन बिल्कुल गुलाम की स्थिति में है। सुबह से लेकर शाम तक वह केवल और केवल पिसती रहती है। अपनी इन स्थितियों के लिए नारी के साथ ऐसा क्यों हुआ? अपनी इन स्थितियों को स्त्री ने सहज स्वीकार किया। कभी उसको आराध्य या कभी उसको देवी बनाया गया तो वो पूजनीय बन गई और बहुत पसंद हुई, खुशी, और उसने सहज स्वीकार। बल्कि अगर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बहुत सारी जगह है तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि स्त्री स्वयं अपनी इस दुर्दशा के लिए सह अपराधिनी है, वह स्वयं भी जिम्मेदार है। आत्महत्या का ये भाव स्त्री में न केवल अपने लिए रहा बल्कि वह अपनी बेटी, बहू या अन्य स्त्रियों के प्रति भी आत्मपीड़ा जनित द्वेष रखती आई है। स्त्री स्वयं मरी, स्वयं पीड़ित हुई और स्वयं ही पीड़ित नहीं हुई। स्त्री ने अपनी पीड़ा का अनुभव करने के बावजूद भी, वह पीड़ित रही, अनुभव किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दृष्टिकोण अपनी बेटी और अपनी बहू के प्रति बदला नहीं। वह उसी प्रकार का पीड़ाजन्य भाव अपनी बेटी, अपनी बहू या अपनी आने वाली जो और कोई पीढ़ी है उसके प्रति द्वेष रखती है स्त्री, और यही स्त्री की सबसे बड़ी विडंबना है। परिणाम क्या रहा? परिणाम स्वरूप स्त्री की अधीनता और बढ़ती गई और वह विभिन्न भूमिकाओं में अन्य बना दी गई। जो स्त्री समाज का, परिवार का महत्वपूर्ण अंग थी, वह कुछ कारणों से, या उसमें थोड़ा सा स्वयं स्त्री का भी दोष है, उस कारण से वह समाज में जो उसकी भूमिका थी उसमें वह अन्य बना दी। अर्थात वह है तो सही लेकिन दूसरी है, वो अन्य है। उससे विचार विमर्श किया जाए आवश्यक नहीं है, उससे कुछ पूछा जाए आवश्यक नहीं है, उसकी इच्छाओं आदि का रखना जाए कोई जरूरत नहीं है। सिमोन द बोवार की रचना है द सेकंड सेक्स। 1949 में ये पुस्तक आई। ये एक ऐसी पुस्तक थी जिसने पूरे विश्व में एक तहलका मचाया। नारी केंद्रित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस पुस्तक में देखने को मिले, द सेकंड सेक्स। और इस किताब में सिमोन स्त्री पुरुष को वर्गीकृत करती है कि स्त्री और पुरुष का अलग अलग वर्गीकरण करते हुए वो कहती है कि पहले जैविक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय क्षेत्र में दोनों के मध्य द्वंद्व और द्वंद्व की परिणति को विभिन्न संदर्भों में विश्लेषण करती है। यानी वो हर जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह जीवन का ऐतिहासिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, या पारिवारिक क्षेत्र हो, या राष्ट्रीय क्षेत्र हो, उस सारे के सारे वैश्विक क्षेत्र में वह स्त्री और पुरुष के द्वंद्व को रेखांकित करती हैं और अंत में यह बताती हैं कि द्वंद्व का परिणाम क्या रहा, द्वंद्व की परिणति क्या रही, फायदे अथवा नुकसान। वे लिखती हैं स्त्री अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है, वह पुरुष के साथ सहअपराधिनी है, अतः समाजवाद की स्थापना मात्र से स्त्री मुक्त नहीं हो जाएगी, समाजवाद भी पुरुषों की सर्वोपरिता की ही विजय बन जाएगा। सिमोन बड़ा खुल्लम खुला लिखती हैं कि स्त्री की आज जो स्थिति या दुर्दशा है वह इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है, और जिम्मेदारी नहीं, सहभागिनी भी है। जो अपराध पुरुष ने स्त्री के प्रति किए हैं वह अपराध या उनसे भी अधिक अपराध स्वयं स्त्री ने स्त्री के ऊपर किए हैं। सिमोन कहती हैं कि समाजवाद की स्थापना एक परिकल्पना है, और जिस समाजवाद का ढोल पीटा जा रहा है, जिस समाजवाद की बात हो रही है, उस समाजवाद से स्त्री मुक्त नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वह समाजवाद भी थोप कौन रहा है? पुरुष स्वयं। समाजवाद की अवधारणा या समाजवाद को थोपने का काम भी पुरुष का है, और पुरुष जिस समाजवाद की बात विश्व में कर रहा है वह समाजवाद भी पुरुष की सर्वोपरिता या पुरुष की विजय बन जाएगी। उसमें पुरुष के बारे में ही सब कुछ होगा। ये सिमोन द बाउर की रचना द सेकंड सेक्स का मूल कथ्य है। हम एक बार वैश्विक परिदृश्य को छोड़ करके बात करेंगे हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन। विषय बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन हमारा विषय है हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श या स्त्री लेखन कब से शुरू हुआ। तो अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन। आधुनिक साहित्य में स्त्री सृजनात्मकता ने पुरुष सत्तात्मक क्षेत्र में अपनी रचना धर्मिता से आंशिक जगह बनाई है। एक जमाना था
अगर हम बहुत पहले की बात करें हमारे वैदिक युग की, तो वैदिक युग में हमें देखने को मिलता है कि वैदिक युग में बहुत सारी स्त्री विदुषी रही है और उनको बहुत सारे अधिकार थे। यहाँ तक कि वैदिक काल में और महाभारत और रामायण काल तक में हम देखते आए हैं, द्वापर युग तक की स्त्रियों को अपने वर चुनने का स्वतंत्र अधिकार था। लेकिन मध्य काल तक आते आते ये स्थिति बदल गई और मध्य काल में स्त्री गुलाम की भांति जीवन यापन करने लग गई। लेकिन आधुनिक युग में स्त्री ने अपने सृजनात्मक शक्ति के बल पर पुरुष सत्ता का जो क्षेत्र था, साहित्यिक सृजना, इसमें भी घुसपैठ की है और वह कथा लेखन, उपन्यास लेखन, कविता लेखन हर क्षेत्र में अग्रसर है, आगे बढ़ रही है। कुछ एक अपवादों को छोड़कर सामंती मानसिकता से ग्रस्त हिंदी साहित्यकार, मूर्धन्य आलोचक समकालीन सृजन परिदृश्य में स्त्री रचनाकारों की चुनौतीपूर्ण सहभागिता को जनाना लेखन से खिताब से विभूषित कर उसे अपने से कमतर साबित करने में जुटे हुए हैं। अब ये लिखना तो शुरू कर दिया स्त्री ने, लेकिन स्त्री ने लिखना शुरू करने के बाद पुरुष भी पीछे नहीं रहा। पुरुषों ने स्त्री के इस लेखन को जनाना लेखन कह दिया और ये कहा गया कि ये स्त्रियों के द्वारा लिखा हुआ है और ये कमतर है। पुरुषों का जो लेखन है या पुरुषों के द्वारा लिखी हुई बात है उनसे कमतर है। भारतीय संदर्भ में यदि हम स्त्री इतिहास के लेखन का अवलोकन करें तो इतिहास के पन्नों पर हमें पहली पुस्तक स्त्री विमर्श के रूप में आती है थेरी गाथा। थेरी गाथा वह पुस्तक है जिसमें गौतम बुद्ध के समकालीन भिक्षुणियों ने अपने जीवन अनुभव अंकित किए हैं। महात्मा बुद्ध जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे उस समय बौद्ध मठों में जो स्त्रियां रहती थी, भिक्षुणियां जो अपना जीवन जीती थी, उस जीवन का इन कथाओं में संकलन किया है कि बौद्ध भिक्षुणियों का जीवन किस प्रकार से था। दूसरी पुस्तक के रूप में पाते हैं सीमंतनी उपदेश, जिसकी लेखिका का नाम नहीं पता, उसमें भी स्त्री विमर्श के ऊपर बात कही गई है। तीसरी पुस्तक के रूप में उल्लेखनीय है स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे ने इस पुस्तक को लिखा है, स्त्री पुरुष की तुलना, और ये सबसे सटीक और महत्वपूर्ण पुस्तक आती है स्त्री विमर्श के मामले में हिंदी साहित्य में। इसमें उन्होंने लिखा है, शास्त्रों का उदाहरण तो सभी देते हैं, सभी लोग शास्त्रों की बात करते हैं, शास्त्रों में ये था। प्राचीन काल की जिन स्त्रियों को पतिव्रता कहा गया उनमें से 2-4 तो दोष पत्र रही हैं, फिर भी उन्हें पतिव्रता का गुरु प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में बहुत सारी स्त्रियां ऐसी थी जिनको पतिव्रता का धर्म दिया गया, लेकिन उसमें अगर सही ढंग से देखा जाए तो उसमें दोषी हैं वो, लेकिन फिर भी द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी होते हुए अंतर्मन में कर्ण का चिंतन करती थी। क्या ये तथ्य सही नहीं है? लेकिन फिर भी द्रौपदी थी। द्रौपदी के 5 पति थे, उसके बावजूद भी द्रौपदी मन ही मन कर्ण को पसंद करती थी, लेकिन वह अपराधिनी नहीं है। शास्त्रों में उसको गौरव प्रदान किया गया। अहिला इंद्र के साथ रथ होकर पत्थर बन गई, अहिला के साथ भी ऐसा हुआ। सत्यवती तथा कुंती ने कौमारी अवस्था में क्रमशः वेदव्यास तथा कर्ण को जन्म दिया। ये सारे के सारे ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी स्त्रियां जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। बाकी कल